अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का यूनिट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 इट इज हैविंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें दो चैप्टर आते हैं हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 का बिगिनिंग वाला पोर्शन, जहाँ पे एंगुलर क्वांटिटीज की बात होती है। तो यहाँ पे हम वर्क की बात करेंगे, किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज की बात करेंगे, इंटरकन्वेजन ऑफ किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट पावर, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 में चले जाएंगे और ये सारी की सारी बेसिक एंगुलर क्वांटिटीज को हम लोग देखेंगे, अलॉन्ग विद सेंटीपिटल फोर्स एंड जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के हवाले से बात होगी। तो लेट्स स्टार्ट। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, सबसे अहम नुक्ता इसका पहला टॉपिक, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से मुराद क्या है? देखिए, कांस्टेंट फोर्स से मुराद ये है कि जो जब तक एक्ट कर रही हो किसी बॉडी पर, ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो। तो याद रखिए कि इसकी डेफिनेशन, वर्क जो हमारे पास होगा कांस्टेंट फोर्स की वजह से, डेफिनेशन है व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी such that it covers some distance in the direction of force, work is said to be done। इसका मतलब जब भी कोई फोर्स F किसी बॉडी पर एक्ट करेगी, कांस्टेंट फोर्स है, और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करे, तो वर्क इज सेड टू बी डन। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बनता है, इसका रिलेशन हम ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं बड़ी डिटेल में, तो ज्यादा आसान हो गया कंपैरेटिवली हमारे लिए इस डिवीजन को करना। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये हमारे पास फोर्स है and this is basically the displacement covered in that direction। इसको ओपन अप किया, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सब जानते हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि थीटा क्या है। थीटा इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों की टेल्स के दरमियान। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास वेक्टर एफ है, ये मेरे पास वेक्टर डी है, और इन दोनों की ये टेल बनती है। इन दोनों की टेल्स को जब मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन किया, तो इन दोनों के दरमियान टेल्स के दरमियान जो एंगल बना, इसे हम एंगल थीटा का नाम देते हैं। सो यहां पर व्हेन दे आर बोथ ब्रॉट टू द कॉमन ओरिजिन, तो ये से हम डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट बड़ी डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। यहां पर फोर्स का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? देखिए, फोर्स का एक कंपोनेंट जो हमारे पास यहाँ पे आ गया, दैट इज एफ वाई। एक हमारे पास आ गया एफ एक्स, बॉडी जा रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका मतलब यकीनन एफ वाई ने कोई वर्क नहीं किया होगा, यहाँ पे जो वर्क किया होगा वो एफ एक्स ने किया होगा। इसका मतलब एफ का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे रोल प्ले करे, विच इज एफ एक्स, इसीलिए यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे बहुत ज्यादा अहम नुक्ता, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। मैं डॉट प्रोडक्ट में भी आपको सिखा चुका हूँ, आज रिवाइज, आज रिवीजन करवाने जा रहा हूँ कि याद रखिएगा, आपने इस बात को हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क ये दोनों मैक्सिमम कहला सकते हैं, बल्कि नेगेटिव वर्क बाद पॉजिटिव वर्क से बड़ा भी हो सकता है। तो वर्क के साथ नेगेटिव देकर आपने यही नहीं सोच लेना कि वर्क छोटा। तो आइए सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। कब वर्क मैक्सिमम पॉजिटिव होगा? देखिए, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इस वक्त फोर्स मुकम्मल तौर पर सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट नहीं, बल्कि फोर्स खुद ही एक्ट कर रही है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर अप हो रही है। एंगल कितना होगा? 0। इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल होंगे, एंगल 0 होगा, तो वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव मैक्सिमम। वैल्यूज प्लेस करेंगे, सिंपल हमारे पास एफ डी कॉज ऑफ 0 आ जाएगा। एफ डी कॉज ऑफ 0, कॉज 0 1 होता, तो हमारे पास एफ डी इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। मैक्सिमम नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही हो, फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट करे, यानी एंगल दोनों के दरमियान 180 डिग्री हो, दोनों एंटी पैरेलल हो, 180 डिग्री हो, तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव मैक्सिमम। यहां पे वैल्यू प्लेस करेंगे, कॉस ऑफ 180 डिग्री हमारे पास कॉस 180 -1 होता है, इट विल गिव यू माइनस एफ डी। इसे मैक्सिमम नेगेटिव का नाम देते हैं। मिनिमम वर्क कब होगा? सिंपल सी बात है, जब काम ही नहीं होगा। जब काम ही नहीं होगा तो उसका मतलब कोई काम ही नहीं हुआ, दैट इज द मिनिमम वर्क। सो वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री होगा, तो याद रखिएगा एफ डी कॉज ऑफ 90 कॉज 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मिनिमम वर्क होगा। तो याद रखिए, मिनिमम वर्क से मुराद तब है जब कोई काम नहीं हुआ। तो एक बड़ी सी एग्जांपल देता हूं, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से सपोज करें मूव करता हुआ पॉइंट ई तक आता, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से मूव किया और पॉइंट ई तक आया। अब अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो याद है कि सर्कुलर पाथ पे जो फोर्स मूव करवाती है बॉडी को, उसे सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंटीपिटल फोर्स का हर पॉइंट पर, पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट बी की बात करें, हम पॉइंट सी की बात करें, हम पॉइंट डी की बात करें, हम पॉइंट ई की बात करें,
तो इन तमाम पॉइंट्स पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगी उस वक्त होगी उस पॉइंट पर, वो टेंजेंट की डायरेक्शन में ली जाएगी। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर लूं तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का एंगल फोर्स के साथ जो बनता है दैट इज 90 डिग्री। तो एक बात याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए किसी भी पॉइंट पर रिपीट, किसी भी पॉइंट पर वर्क नहीं हो सकता, बिकॉज फोर्स एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ एंगल कितना होगा 90 होगा, यहाँ पे एंगल 90 होगा। एक और बड़ी अहम बात तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, आमतौर पे वर्क पॉजिटिव होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, नेगेटिव होता है तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करता है। लेकिन जब वर्क नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो ये सर्कुलर पाथ पे हम सब जानते हैं द बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज नो वर्क इज डन ऑन इट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट है दैट इज जूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच आर फर्दर कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, जिसे न्यूटन मीटर लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चों एक बहुत अहम नुकता बताता हूं कि न्यूटन मीटर वर्क का ऐसा यूनिट नहीं है, बल्कि न्यूटन मीटर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लिखा होगा तो वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगी। आप याद रखिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बात याद रखें कि न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, जबकि वर्क का जो एसआई यूनिट है दैट इज जस्ट जूल। लेकिन आप जानते हैं कि हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं न्यूटन मीटर, बाद में सिंप्लीफायर न्यूटन मीटर को जब मैं सिंप्लीफायर करूंगा और डायमेंशन की शक्ल में लिखूंगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये डायमेंशन आ जाएगी वर्क की। तो याद रखिएगा डायमेंशन दोनों की सेम है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रिपीट करता जाता हूं कि फिजिक्स में ऐसा मुमकिन है कि दो डिफरेंट फिजिकल, जैसे वर्क एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क एक डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों के यूनिट सेम नहीं है क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, इसका यूनिट हमारे पास जूल है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा मुमकिन है फिजिक्स में कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो, दोनों की यूनिट्स डिफरेंट हो मगर डायमेंशन दोनों की सेम हो। एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व की बात कर लेते हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू जो ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा व्हाट इज नेट वर्क डन। अब देखिएगा यहाँ पे हमें एक ग्राफ शो किया गया है, इसमें पॉजिटिव फोर्स भी है नेगेटिव फोर्स भी है। हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स बन रही हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एरिया निकाला जाता है किसी भी ग्राफ का, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ये जो हमें दिया हुआ है दैट इज टेक इट टू बी 5 मीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज टेक इट टू बी 10 मीटर। ये न्यूटन नहीं है, बेसिकली दैट इज मीटर। तो एक बात याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स को लिया। तो अगर मैं इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करता हूं और इसका जो एरिया आएगा वो देखिए, ऊपर वाले का जो एरिया आएगा वो 10 इंटू 5 दैट इज प्लस 50 जूल, और नीचे माइनस 10 इंटू 5 दैट इज माइनस 50 जूल। तो नेट वर्क डन होगा जब मैं दोनों एरियाज को ऐड करूंगा तो प्लस 50 जूल और माइनस 50 जूल, तो नेट वर्क डन हमारे पास 0 आ जाएगा। सो आवर आंसर इज 0 जूल। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो कर्व बनता है हमारे पास, इस कर्व के अंदर जितना भी हमारे पास एरिया आएगा दैट एरिया विल गिव अस द टोटल वर्क डन, और इसकी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर ली। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स उसको कहते हैं जो जब एक्ट कर रही होती है तो या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी या डायरेक्शन। तो इसका बड़ा एक टॉपिक हमारी बुक में दिया हुआ है, आप वहां से देख लें, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। बस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि हम पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब फोर्स भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, डिस्प्लेसमेंट भी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होगी, और एंगल भी बहुत सारे एंगल में डिवाइड होगा। और जब इन सब का सम किया जाएगा फिर हमारे पास नेट वर्क डन आएगा। वर्क डन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी को कहते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफएससी में बड़ी दफा आता है। हमें एंटीडिस्क के वाले से देखना है इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एक बॉल है, अगर इस बॉल को मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसलेट करना चाहूं, मूव करवाना चाहूं, पहला पाथ हमारे पास ये है जिसमें पहले हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल, और फिर हम वर्टिकली इस तरह से मूव करेंगे। दूसरा पाथ हमारे पास ये आ जाता है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है उस तरह से। और तीसरा पार्ट हमारे पास ये कर्व्ड पाथ बनता है जिसको पाथ 3 का मैं नाम दे रहा हूं। तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड में
चाहे मैं पाथ 1 पे जाऊं, चाहे मैं पाथ 2 के अलॉन्ग जाऊं या पाथ 3 के अलॉन्ग जाऊं, अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है, देन द वर्क डन डज नॉट चेंज। पाथ 2 का हो, पाथ 3 का हो या पाथ 1 का हो, जवाब सबका सेम आएगा। हमने इस टॉपिक को एफएससी में देखा है, जवाब -mgh आता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड को कॉन्जर्वेटिव फील्ड कहते हैं। कॉन्जर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है? अ कॉन्जर्वेटिव फील्ड इज द वन इन विच द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। एनटीडीएस में चूंकि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज्यादा लेआउट करना होता है डिटेल में, तो ऑब्वियसली हम ज्यादा नहीं जा सकते। वेल नेक्स्ट हमारे पास कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत कामिल है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास पॉइंट B है। मैं कोशिश करूंगा यहां पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं। देखिए, अगर किसी बॉडी को मैं पॉइंट A से पॉइंट B तक ट्रांसलेट करता हूं, इस बॉडी का मास m था। ग्रेविटी क्या होती है आप सब जानते हैं। ग्रेविटी इज बेसिकली F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर बॉडी अपवर्ड जा रही है, इफ द बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, अपवर्ड जा रही है, और हम ग्रेविटी का वर्क निकालना चाहते हैं, यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का एक्ट करी है, ग्रेविटी तो जनाब डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना बना, इट कम आउट टू बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पर आप सब जानते हैं हमारे पास जो वर्क होगा, आइए फॉर्मूला W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg हमने ऑलरेडी देख लिया। ग्रेविटी का वर्क है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास h के बराबर है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो हमारे पास जो जवाब आएगा, इट विल कम आउट टू बी -mgh। अब मजे की बात थी कि वर्क ग्रेविटी का क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ग्रेविटी ने वर्क नेगेटिव किया। आमतौर पे होता ही है, एफएससी में बच्चा एक बात अपने ज़हन में बैठा लेता है कि जब भी वर्क नेगेटिव हो रहा होगा तो बॉडी की एनर्जी डिक्रीज कर रही होगी। ऐसा हरगिज नहीं है। जरा गौर से देखिएगा, ये स्पेशल टॉपिक ऐसा है कि जिसमें बॉडी को जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क देखा जाए तो नेगेटिव है, मगर बॉडी जैसे जैसे हाइट अटेन करती जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब पता ये चला कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क नेगेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय वन गेट वन फी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम पॉइंट A टू B। अगर मैं ग्रेविटी को कंसिडर ना करता और बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाती, और सपोज करें इस पर लगने वाली जो फोर्स है, तो फोर्स एक्ट कर रही होती, दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू mg। अगर वो mg होती लेकिन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होती और बॉडी भी अपवर्ड जा रही होती, तो इसका मतलब ये वर्क जो होता, दिस इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहां पर एंगल हमारे पास बनेगा 0 cos 0 1 होता है, जवाब आएगा mgh। अब यहां पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमारे पास पॉजिटिव वर्क आ गया। क्लियर हो गया, कम्स आउट टू बी द पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क अगर हम इसका देखेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, कंट्रास्ट, इसको आप लोगों ने याद रखना। आइए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, जबकि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब बॉडी ग्रेविटी से अवे जा रही होती है, यानी अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है और हम वर्क डन ग्रेविटी का देखना चाहें तो एंगल हमारे पास आता है 180 डिग्री का एंगल आता है। मजे की बात यह है कि हमारे पास जो वर्क होता है ग्रेविटी का वो नेगेटिव होगा 180 की वजह से, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आइए कंट्रास्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ग्रेविटी, अब अलोंग ग्रेविटी से मुराद क्या है? देखिए, अलोंग ग्रेविटी से मुराद ये है कि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तभी तो अलोंग आ रही होगी। तो जब वो अलोंग आ रही है तो तब मजे की बात है कि F इज इक्वल टू mg, जो हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है वो डाउनवर्ड है और बॉडी भी डाउनवर्ड ही आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो वर्क आएगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। बॉडी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगी तो ग्रेविटी का वर्क तो पॉजिटिव होगा, मगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क तो पॉजिटिव होगा मगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी क्योंकि उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी फोर्स है या फील्ड है जो नॉन कंजर्वेटिव है। तो होता ही है कि नॉन कंजर्वेटिव पर बच्चे के दिल में फौरन से पहले आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ये सारी की सारी देखें,
फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग और प्रोपल्शन फोर्स ऑफ द रॉकेट। ये सारी की सारी नॉन कंजर्वेटिव है। तो क्या उससे हमसे पूछा नॉन कंजर्वेटिव निकालनी है? जी नहीं, हमने निकालनी है नॉट अ नॉन कंजर्वेटिव। जो ये तीनों नहीं हो सकती, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर फिजिक्स में इज द रेट ऑफ वर्क डन, विच इज वर्क डन इन यूनिट टाइम। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे? जूल पर सेकेंड। बहरहाल इसका ऐसा यूनिट वॉट लिखा जाता है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्क अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर होता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दैट पावर इज इक्वल टू, देखिए वर्क की जगह मैंने लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इसके इक्वल होगी अगर इस हवाले से, तो ये भी एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के वाले से देखूं तो वर्क की जगह एमजीएच लिखूंगा तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो पता ही है हालांकि पावर के बहुत सारे फॉर्मूलाज डेवलप किए जा सकते हैं और डिफरेंट जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी की। पावर इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट एंड ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, आप इस पर सारे वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट में होते हैं। तो हम यहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर की जान है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें कहता है कि जब भी किसी बॉडी पे काम होगा, तो अगर तो काम हो रहा है तो एक बात याद रखिएगा कि या तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के तौर पे अपीयर होगा, या फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के तौर पे अपीयर होगा, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे अपीयर होगा, या फिर कोई भी ऐसी फॉर्म जरूर होगी उसकी एनर्जी की जो चेंज हो रही होगी। इसका मतलब जब भी वर्क होगा तो वर्क का सिम्टम क्या है कि एनर्जी में कोई ना कोई चेंज जरूर आना चाहिए। अब होता ही है कि हमारी बुक में चूंकि स्टेटमेंट सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हवाले से है, तो जब ये पेपर में अगर एमसीक्यूज आ जाए तो हो सकता है इस अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, लेकिन याद रखिएगा इसमें बेस्ट ऑप्शन होगी ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ही है। वर्क अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कैन अपीयर इन एनी फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ दैट एनर्जी। आइए इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अनलोडेड, लोडेड का मतलब उसमें बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एंड एन अनलोडेड बस, यानी पहले बात होगी एक लोडेड बस की, फिर एक अनलोडेड बस है, दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। बोथ आर स्टॉप, दोनों को रोक दिया गया बाय इक्वल रिटार्डिंग फोर्स, का मतलब दोनों पर लगने वाली जो रिटार्डिंग फोर्सेज हैं वो भी सेम है। दोबारा देखते हैं, एक लोडेड बस है एक अनलोडेड है, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, दोनों को रोका गया, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या होगी? जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी, सपोज करें 100 जूल थी, तो फाइनल क्या होगी कि दोनों रुक गई, दोनों की फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी वो जीरो होगी। इसका मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा आया? मैं एक सवाल पूछता हूं, किसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज्यादा आया? देखिए, एक की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100, दूसरे की भी 100, दोनों की फाइनल जीरो, तो दोनों 100 से जीरो तक आई हैं। इसका मतलब दोनों में जो चेंज आया है दैट इज सेम। इसका मतलब द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड। ये हमारा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बहरहाल क्वेश्चन को देखते हैं। सच दैट दोनों पर लगने वाली रिटार्डिंग फोर्सेस भी सेम है। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2। कहता है बताएं अगर ये दोनों रुकने से पहले जो डिस्टेंस कवर करें वो S1 और S2 रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब S1 डिस्टेंस है लोडेड बस का, S2 है अनलोडेड का, तो बताइए इन दोनों के दरमियान क्या रेशियो हो सकती है, क्या रिलेशन हो सकता है? तो आमतौर पे बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है लोडेड बस है तो इसको रोकना तो बड़ा मुश्किल होगा, यकीनन ये देर से रुकेगी, तो S1 इज ग्रेटर देन S2, सारे बच्चे इसको सिलेक्ट कर लेते। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को समझने की, इसकी खूबसूरती को समझने के लिए इससे अच्छी एग्जांपल मेरे पास नहीं है, बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है। देखिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों बसेस में काइनेटिक एनर्जी का चेंज सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी सेम थी, फाइनल दोनों रुक गई हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। इसका मतलब अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी 100 से जीरो पर आई है तो दोनों में चेंज सेम होगा। मैं इस रिलेशन से स्टार्ट करूंगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी F1, S1 लिखा, यहां पे F2, S2 लिखा। मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं, दोनों पर रिटार्डिंग फोर्स सेम लग रही है। इसका मतलब जो ही मैं F1 और F2 की जगह यहां पर F और F पुट करूंगा, फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगी, तो डिस्टेंस दोनों का सेम आएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आर आंसर इज बीटा।
दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। इंटर कॉन्वेयन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बड़ा सिंपल सा हमारा टॉपिक है। इसमें बस छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि अगर तो हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, यानी किसी बॉडी को आप यहां से छोड़ रहे हो, एक खास हाइट पर है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? इट विल बी हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। में पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये नीचे आ रही होगी और हमने फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, तो याद रखिएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल सा, इसमें ये सारे रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस को आप लोगों ने ज़हन में रखना है, दे वेरी सिंपल। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो याद रखिएगा फ्रिक्शन की वजह से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, कुछ तो गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन कुछ ना कुछ काम बॉडी को करना पड़ेगा टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। वो एनर्जी बॉडी के जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगी, वो हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो तब हमारे पास हो जाएगा mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस fh। दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ये रिलेशंस आपने याद रखने। कॉन्जर्वेशन, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है। ये क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन only change from one form to the other form। ये आप लोगों ने याद रखना है। किलोवाट आवर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। किलोवाट आवर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्या ये पावर का यूनिट है? क्या ये पावर का यूनिट है? क्योंकि वॉट से स्टूडेंट फॉरन पावर के जाते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो चीज है वॉट, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पावर। और ये आर रिप्रेजेंट करे टाइम को। तो पावर इनटू टाइम, इट गिव्स यू द वर्क डन which is equal to energy. So it means that kilowatt hour is not the unit of power, rather it is the unit of energy. So 1 kilowatt hour 3.6 मेगाजूल के इक्वल होता है। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। इसके अलावा बुक में जितने भी हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन वो आप देख लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स इसको आपने बुक से पढ़ना है। एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, एनर्जी फ्रॉम द वेव्स, सोलर एनर्जी, और ये एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट, जियोथर्मल एनर्जी। यहां पर आप सिर्फ बुक रीडिंग करेंगे। जितनी लाइंस आपकी बुक में दी गई हैं आप सारी लाइंस को में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं। ज्यादातर इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आता है। या फिर सोलर कांस्टेंट के हवाले से वो आपसे पूछ सकता है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हम सब जानते हैं कि 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो एंगुलर क्वांटिटीज में सबसे पहले हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आती है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो राइट हैंड रूल यूज किया जाए तो आप देख सकते हैं द थंब विल पॉइंट आउट अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां से पता चलता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? आप सब जानते हैं रेडियन, डिग्री और रिवोल्यूशंस। ये वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम चैप्टर नंबर 1 में प्लेन एंगल का नाम दे रहे होते हैं। इसके लिए फॉर्मूला वही होगा S इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा हमारे पास आ गया S ओवर आर। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आप सब जानते हैं प्लेन एंगल 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको 360 डिग्री भी कहते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। रेडियन जो हमारे पास होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होगा, और 1 डिग्री क्या होगा? 1/57.3 रेडियन होगा। इसी तरह से हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं दैट हमारे पास 1 डिग्री इसके बराबर है 1/57.3 को सॉल्व करें तो 0.0174 रेडियन। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरी एंगुलर क्वांटिटी हमारे पास आती है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन इसकी भी क्या होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखिएगा तमाम एंगुलर क्वांटिटीज की अगर वो वेक्टर है दे हैव द सेम डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड होगा। अब हम जानते हैं कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस करती है। ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं एंगुलर में तो आप सब जानते हैं मास की जगह आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक की जगह एंगुलर एक्सलेशन अल्फा जो हम अभी देखने जा रहे हैं, एंगुलर एक्सलेशन अल्फा। तो एफ की जगह क्या आएगा? तो याद रखिए दैट इज टॉर्क। तो जो रोल लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करी होती है वो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एंगुलर एक्सलेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन या अलोंग टॉर्क होगी। यूनिट क्या होंगे? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
यही बात मैंने आपके लिए लिखी, F इक्वल टू एम ए, इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं एंगुलर में तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। चेंज जीरो होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी क्या जीरो होगा, टॉर्क। इसका मतलब पता ही चला, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइए स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए, सपोज करें अर्थ को मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेता हूं और अर्थ आप सब जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अगर वो पेपर में हमसे क्वेश्चन ये कहे कि सपोज अर्थ इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिससे मुराद ये है कि अर्थ की एंगुलर स्पीड क्या हो गई है, वो कांस्टेंट है, तो बताइए उसमें टॉर्क क्या होगा। तो बच्चे अक्सर फौरन एंटी क्लॉकवाइज टिक करते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर तो वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ रोटेशन है, टॉर्क नहीं है। तो यहां से आज एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि हर रोटेशन में टॉर्क हो, ये जरूरी नहीं होता। तो हर रोटेशन में टॉर्क नहीं होगा। किस रोटेशन में टॉर्क होगा, जिसमें एंगुलर स्पीड या ज्यादा हो रही हो या कम हो रही हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज के। एस इज इक्वल टू आर थीटा हम बहुत दफा हर चुके हैं। इस तरह वी इज इक्वल टू आर ओमेगा और ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब यहां पे इस इक्वेशन में ये जो ए है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये जो एक्सेलरेशन है, ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, रादर इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको करवाऊंगा। या एक काम करते हैं, हम यहीं पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेशंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। कौन सी एक्सेलरेशन इनमें से ऐसी है जो टॉर्क को प्रोड्यूस करती है। तो आइए देखते हैं, क्या वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लास्ट पेज पे चलते हैं। सेंटीपिटल फोर्स, ये वो फोर्स होती है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही होती है, और ये सिर्फ क्या कर सकती है, ये पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। आप देख सकते हैं v1 की मैग्नीट्यूड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, v2 की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, v3 की मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। ये सारी की सारी वेलोसिटीज वेक्टोरली बराबर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तब बराबर होते हैं जब उनकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो वेक्टोरली बराबर नहीं है, मगर मैग्नीट्यूड सबकी एक जैसी है। तो पता चला सेंटीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी के। और यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, वो इस v को ना ज्यादा कर सकती है ना कम कर सकती है। इसका मतलब v अगर हमारे पास यहां पे कांस्टेंट हो जाएगा तो मुझे यहां से ये चीज क्लियर होती है, इफ v इज कांस्टेंट और r तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, मैं आपको बता चुका हूं, हमने स्लाइड पे किया था, इससे पहले वाली स्लाइड पे, कि अगर ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो पता ही चला कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस कर सकती है ना ही टॉर्क को, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों में टाई पड़ने वाला, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अक्सर एंगुलर एक्सेलरेशन को टिक करते हैं, क्योंकि टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा से वो ये समझते हैं अल्फा जो है वो प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे बड़ा अहम नुक्ता ये है जो आपने याद रखना है कि कीवर्ड है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आइए देखते हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और यहां पर ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर इस वक्त इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक जोर की फोर्स लगे, टेंजेंशियल फोर्स लगे, तो बच्चों क्या होगा, इसकी वेलोसिटी एकदम से ज्यादा होगी और इसकी वेलोसिटी सपोज करें 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा की, जिसने क्या किया, v को चेंज किया, v चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज हुआ, ओमेगा चेंज हुआ तो अल्फा पैदा हुआ, यानी क्या पैदा हुआ, टॉर्क। तो पता ये चला कि टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए बुनियादी तौर पे जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो सेंटीपिटल फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क बिकॉज इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, not the magnitude. It means that centripetal acceleration cannot be held responsible for the production of torque. Now to produce torque, see the diagram. मैंने भी डायग्राम आप सबके सामने एक्सप्लेन कर दी, we have gone through this one। और हम देखते हैं when जब टेंजेंशियल फोर्स लगती है at point A, then it increases magnitude of the velocity from say 10 meter per second to 20 meter per second। ओमेगा इंक्रीज किया,
ओमेगा का चेंज जीरो नहीं होगा, अल्फा जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब वी कैन सिंपली से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली पॉसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। स्टूडेंट ये एक छोटा सा पॉइंट था, मैं चाह रहा था कि आपको यहीं पे बता दूं। तो आई होप कि आप लोगों को यहां पे इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अहमियत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका होगा। अब चूंकि हमारे पास बुनियादी तौर पे दो मोशन होती हैं, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन, तो हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर इक्वेशन इनको कहते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंगुलर फॉर्म में। तो v की जगह आप ओमेगा पुट कर दें, a की जगह आप अल्फा पुट कर दें, s की जगह आप थीटा पुट कर दें, देन यू कैन हैव ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखी है। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी कैन डू इट बाय आवर सेल्फ। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट आई होप दैट यू पीपल हैव लर्न दिस वन। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r, v इज इक्वल टू r ओमेगा पुट किया जाए तो इसको mr ओमेगा स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन सपोज करें मैं आपसे पूछता हूं कि अगर रेडियस कांस्टेंट हो, मास भी वही हो, तो अगर मैं एंगुलर स्पीड को डबल कर दूं तो सेंटीपिटल फोर्स कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सही, इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं, दे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड सच दैट इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू 2g। व्हाट विल बी द रियल वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मैस m इन इट। अब मजे की बात ये है, टेक्निकल वर्ड उसने बोला रियल वेट। देखिए रियल वेट w इज इक्वल टू mg होता, तो ये तो आप अगर निकालेंगे भी तो अपेरेंट वेट होगा। इसका मतलब जवाब क्या होगा? डेल्टा। रियल वेट w इज इक्वल टू mg एज नीदर m नॉर g आर चेंजिंग, सो इट मींस रियल वेट विल नॉट चेंज। स्टूडेंट्स इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखते हैं। वेटलेसनेस इन सेटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। आप सब जानते हैं चूंकि जो सेटेलाइट्स होती हैं वो ग्रेविटी की वजह से रिवॉल्व कर रही होती हैं, उसमें एक्सेलरेशन g के बराबर होती है। अभी हमने इसका केस देखा था कि अगर कोई भी चीज एक्सेलरेशन g के बराबर हो, इट जस्ट सीम्स टू बी फॉलिंग फ्रीली, तो उसमें क्या होगा? वेट जीरो हो जाएगा, अपेरेंट वेट, वेटलेसनेस आ जाएगी। तो इसको आप याद रखिएगा। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या है कि आप एक सैटेलाइट को उसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाते हैं विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट जी आर, ये आपने याद रखना है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट या ऑर्बिट्स, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट जमीन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करे कि जमीन के साथ, जमीन की स्पिन मोशन के साथ वो सिंक्रोनाइज हो जाए और जमीन 24 घंटे में चक्कर कंप्लीट करे, वो भी 24 घंटे में, तो ऐसे लगेगा कि वो जमीन के लिहाज से स्टेशनरी है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो याद रखिएगा फिर सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर होगा, अर्थ का भी 24 आवर होगा। इसका रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो चूंकि ये एक ही ऑर्बिट है, एक ही रेडियस है, जिसकी वैल्यू आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट नहीं होता। Students, I hope that people have enjoyed a lot. It's a very important unit. आप इसकी मजीद प्रैक्टिस के लिए हमारी MD कैट की प्रैक्टिस बुक को जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।